हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज की जानकारी देने वाले हैं एमिलॉइडोसिस के बारे में, जो कि एक तरह का रेयर डिसऑर्डर है, यानी कि बहुत कम देखे जाने वाली बीमारी है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं क्रिटिकल होते हैं और कई बार बीमारी के कॉम्प्लिकेशन भी देखे जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप इसका इनिशियली ट्रीटमेंट करें जैसे ही आप इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि एमिलॉइडोसिस क्या प्रॉब्लम होता है, किन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, यानी रिस्क फैक्टर्स की हम बात करेंगे, साइन और सिम्टम लक्षण की हम बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम होने पे क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, टेस्ट डायग्नोसिस पार्ट कौन से टेस्ट जरूरी हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है, ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की कि ये बीमारी क्या है, एमिलॉइडोसिस क्या प्रॉब्लम है। देखिए, वैसे ये एमिलॉइड वर्ड से बना है जिसका मतलब एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन होता है। अब एबनॉर्मल प्रोटीन है, बॉडी के किसी भी हिस्से में ये जमा हो सकता है और ये एक तरह का ग्रुप ऑफ डिजीज है, यानी बहुत सी बीमारियां इसमें इकट्ठी देखी जाती हैं। ग्रुप ऑफ डिजीज को माना जाता है रेयर डिजीज है, बहुत कम देखे जाने वाला प्रॉब्लम रहता है और ऐसा बीमारी जिसमें एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में जगह जगह पे जमा होने लग जाना, वो किसी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पे हो सकता है या फिर पूरा सिस्टमिक, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे, पूरी बॉडी में भी देख। इसको हम एमिलॉइडोसिस कहते हैं। फैक्टर्स की कि किन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। देखिए, रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो जेनेटिकल भी देखा गया है, यानी इट रन्स इन द फैमिली हिस्ट्री में भी ये देखा जाता है। मेल में ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा देखी जाती है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। कई बार उम्र के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपको कोई किडनी डिजीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं बीमारी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ। जैसा कि हमने बताया, लोकलाइज हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हो सकता है, या फिर ये सिस्टमिक हो सकता है, यानी ये पूरे शरीर को प्रभावित ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है, जिसमें आपका किडनी आ जाता है जिसको रीनल एमिलॉइडोसिस कहा जाता है, और अगर आपका स्किन आता है उसे क्यूटेनियस एमिलॉइडोसिस कहा जाता है। लिवर आता है, लंग्स में, फेफड़ों में देखा जाता है तो इसको पल्मोनरी एमिलॉइडोसिस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बॉडी के जिस अंग को प्रभावित करता है वो उसका नाम प्राइमरी एमिलॉइडोसिस भी कहा जाता है। अब प्राइमरी का मतलब यहाँ पे ये है कि एबनॉर्मल प्रोटीन तो बनता ही बनता है, एबनॉर्मल प्रोटीन जमा भी होने लग जाता है, बॉडी के हिस्सों में, पार्ट्स में जमा होने लग जाता है, और इसमें जो एक आपका एंटीबॉडी जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए रहता है उसका जो एबनॉर्मल और बहुत ज्यादा जमा होने लग जाता है, इसलिए इसको या फिर प्राइमरी एमिलॉइडोसिस भी कहा जाता है। ये बहुत ही सबसे कॉमन यही देखा जाता है, यानी लाइट चेन एमिलॉइडोसिस सबसे कॉमनली देखा जाता है। बल ए, जिसको कि ऑटो इम्यून एमिलॉइडोसिस भी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस भी कहा जाता है। सेकेंडरी का मतलब हमेशा ये होता है कि बीमारी खुद नहीं डेवलप होती है, किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर वो बीमारी बन जाती है तो उसको हम हमेशा सेकेंडरी कहते हैं। यानी आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे मान लो आपको टीबी हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, यानी ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से अगर आप में एबनॉर्मल प्रोटीन बनने लग जाते हैं एमिलॉइड, तो उनको फिर हम सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस कहते हैं। ये भी देखा जाता है प्रॉब्लम यूजुअली ऐसा इन्फेक्शन के बाद, ओटेलियल और हेरिडिटरी, यानी जो फैमिली में रन करता है। देखिए, कुछ जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से एमिलॉइडोसिस फैमिली में रन होता हुआ भी देखा गया है। आपका बीटा सेल्स एमिलॉइडोसिस कहा जाता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म किडनी की जिनको बीमारियां होती हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, उनमें भी कई बार ये एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, जिसको कि हम बीटा सेल्स एमिलॉइडोसिस या फिर हम उसको डायलिसिस एमिलॉइडोसिस भी कहते हैं। सिनाइल एमिलॉइडोसिस भी आता है, यानी जो उम्र के साथ साथ होता है। ऐसे हर तरीके से, जैसे कि हमने बताया, अगर फेफड़ों का होता है तो उसको पल्मोनरी कहते हैं, लिवर एमिलॉइडोसिस है, स्किन का क्यूटेनियस है। हर एक एमिलॉइडोसिस अपने अपने तरीके का हो सकता है। साइन और सिम्टम्स की, यानी क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या तकलीफ इसमें देखी जाती है। देखिए, वैसे तो एक ये रेयर डिसऑर्डर है और कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक, यानी स्टार्टिंग में तो सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, जब बीमारी एडवांस स्टेज पे होता है तब इसके सिम्टम्स निकल के आते हैं। और जो ऑर्गन अफेक्टेड है, यानी जिस अंग का आपको एमिलॉइडोसिस है, वो सिम्टम्स आप में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मान लो, अगर हम बात करें हार्ट अफेक्टेड है तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं और जो है सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, लो ब्लड प्रेशर इसमें देखा जाता है। और अगर आपका लिवर अफेक्टेड है तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख नहीं लगना देखा जाता है, वॉमिटिंग टेंडेंसीज, उल्टी जैसा मन होना देखा जाता है, और एब्डोमेन में स्वेलिंग कहीं ना कहीं देखी जाती है। इंटेस्टाइनल की अगर हम बात करें एमिलॉइडोसिस की, तो उसमें आपको डायरिया से रिलेटेड सिम्टम देखे जाएंगे, इंडाइजेशन से रिलेटेड सिम्टम देखे जाएंगे,
और से रिलेटेड एमिलॉइडोसिस की, यानी अगर ये नर्व से रिलेटेड है तो आपको नमनेस देखा जाएगा, टिंगलिंग देखा जाएगा, नर्व पेन देखा जाएगा, कहाँ का एमिलॉइडोसिस है। और अगर किडनी का है तो पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है, सूजन देखी जाती है। इसमें कई बार फटीग भी देखा जाता है, थकान भी इसमें एक सिम्टम निकल के आता है, और लाइट हेडेडनेस भी इसमें एक सिम्टम निकल के। तो अफेक्टेड ऑर्गन यानी किस अंग का आपको एमिलॉइडोसिस है, तो डायग्नोसिस की कि इसकी जांच कैसे होती है, क्या टेस्ट इसके लिए ज़रूरी होते हैं। देखिए, इसके लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए इसमें बायोप्सी ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, जो अंग प्रभावित है जिसके हमें सिम्टम मिल रहे हैं, उस अंग का बायोप्सी यानी छोटा सा सैंपल लेना और उसकी स्टडी करना एक कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाता है। और अगर ईसीजी भी कर सकते हैं हार्ट के सिम्टम्स रूल आउट करने के लिए, तो ये टेस्ट जो है ज़रूरी हो जाए। बायोप्सी स्टडी करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का स्टेन निकल के आता है, एमिलॉइड जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स रहती हैं, तो कोंगो रेड स्टेन भी उसको कहा जाता है, जो पर्टिकुलरली इसी का एक डायग्नोसिस रहता है। ट्रीटमेंट पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ये एक रेयर डिजीज है, और जेनेटिकल जो फैमिलियल की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ ऐसी जो रेयर नहीं आपकी पूरी बॉडी को वो अफेक्ट करती हैं, तो उनके लिए क्योर नहीं हो पाता है, यानी ये क्योरेबल नहीं है, बट हाँ कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, और मैनेज हम इसको कर सकते हैं विद सिम्टम। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका रहता है कि क्या आपका ऑर्गन अफेक्टेड है, उस ऑर्गन उसको ट्रीट करना देखा जाता है, मैनेजमेंट देखा जाता है, पेन से रिलेटेड मेडिसिन आपको दे सकते हैं। तो ये रहता है आपका अंडरलाइन, कौन सा अंडरलाइन कॉज है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर ये सेकेंडरी है तो जो सेकेंडरी यानी किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर आपको एबनॉर्मल प्रोटीन बने हैं तो उन बीमारियों को ट्रीट करना, जैसे हमने सेकेंडरी एमिलॉइडोसिस या ये कहीं ऑटो इम्यून की जिसकी हमने बात करी थी, जिसको ऑटो इम्यून भी कहा जाता है, जैसे अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करना, और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जमे हैं तो उसका इलाज करना, जिसकी भी वजह से अगर हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट की मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें ये देखना कि अंडरलाइन कॉज और कौन सा अंग प्रभावित है उसके अकॉर्डिंगली। तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी ज़रूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए, और हमारे लाइव चैट अटेंड करने के लिए, डॉक्टर लाइव कंसल्टेशन अटेंड करने के लिए आप वेंसडे यानी कि हर बुधवार को दोपहर में लगभग 1:30 बजे के आसपास हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे हमारा डॉक्टर लाइव कंसल्टेशन अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।